एकदम आपका ज्वाइनिंग हुआ और अब तुरंत जो है किश्तवाड़ करने चले जाएंगे, खाना पूरी करने चले जाएंगे, तो उसके पहले आप लोग को जो है बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। विजय कुमार चौधरी, कृपया आप मेंटेन करें, ये आपका ट्रेनिंग क्लासेज है, ना कि आपका जो है ये आप इसे कैजुअली नहीं लें। और आप लोग को कई बार पहले भी बताया गया है कि ड्रेस कोड पे बिल्कुल ध्यान दें और डिसिप्लिन पे भी बिल्कुल ध्यान दें। ये वीडियो क्लासेस भले हो रहे हैं, लेकिन आपको इसका डिसिप्लिन जो है वो उसको देखना चाहिए, उसको मेंटेन करनी चाहिए। इसको कैजुअली ना ले, आगे चलकर आपका आपका जो है मार्क्स भी कट सकता है। ड्रेस कोड पे भी मार्क्स मिलते हैं, वो आपके कट सकते हैं। और आपके जो है कितने सिंसियर है और आप क्लासेस को कितने सीरियसली ले रहे हैं और कितने अच्छे से इसको जो है मेंटेन करें, इस सब पे भी आप सबको मार्क्स मिलेंगे। तो कृपया कर, और आपको आगे चलकर जब आप ज्वाइन करेंगे, फील्ड में काम करेंगे, तो उस समय आपने ट्रेनिंग के टाइम आपका कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, क्या रहा है, बैड मार्क्स है, गुड मार्क्स है, ये सब पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और इसको आप बिल्कुल कैजुअली मत ले। शुरू दिन से मैं कहती आ रही हूँ, आप इसको कैजुअली ना ले। हमारे जो सीनियर हमारे जो सर है, अथॉरिटी है, वो भी आपके जो है क्लासेस को देखते हैं, सुनते हैं, आपकी हर एक्टिविटी को देखते हैं। तो कृपया करके आप इसे जो है क्लास को क्लास ही समझे और इस चीज को मेंटेन रखें। तो जब आप लोग की ज्वाइनिंग होती है, आप लोग जब फील्ड में आप लोग को जब डिस्ट्रिक्ट जो है अलॉट कर दिया जाएगा, उसके बाद से क्या होगा? अधिसूचना तो पूर्व में ही जारी हो चुकी है, सभी जिलों में लगभग अधिसूचना जो है राज्य सरकार के द्वारा जारी हो चुकी है। फिर आप लोग को फील्ड में भेजाएगा। फील्ड में जाने के बाद से आप लोग को जो है वहाँ जो जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी है, यानी कि जिला अधिकारी होते हैं, वो जो है उद्घोषणा करेंगे। और उद्घोषणा में जो है वो आप लोग को उसमें आप लोग को जो शिविर वहां पे गठित होगा, उसमें बंदोबस्त पदाधिकारी ही सभी अमीन को जो है वहां पे पोस्टिंग करेंगे और फिर उन्हें जो है एक पहचान पत्र देंगे। उस पहचान पत्र, उस आईडी कार्ड के आधार पे ही सब अमीन लोग को जो है फील्ड में जाना है। आप लोग को भी वो शिविर अलॉट करेंगे। और जो उसके बाद से क्या है इसमें, हाँ, तो आपका जो है मानचित्र प्राप्त जब हो जाएगा, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जब मानचित्र दे देंगी, आपके जाने से पहले हवाई सर्वेक्षण एजेंसी वहां काम कर रही होंगी, जिस जिला में उद्घोषणा हो चुका होता है, वो जब आपको मानचित्र दे देंगी और उसको जो है प्रपत्र 1 में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा जब उद्घोषणा प्रकाशित किया जाएगा, तो जिस ग्राम में विशेष सर्वेक्षण कार्य की उद्घोषणा की जाएगी, उसमें बंदोबस्त पदाधिकारी ये कोशिश करेंगे कि वो गांव आपस में सटा होना चाहिए, ना कि एक प्लॉट, एक गांव यहाँ से उठाए, एक गांव जो है दूसरे जगह से उठाए। वो जो है बेतरतीब नहीं होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जहां भी सर्वे होगा, जहां भी सर्वेक्षण होगा, वो गांव जो है आपस में सभी सटे होने चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि जो ग्राम सीमा आप जब करने जाएंगे, ग्राम सीमा का जो सीमांकन करने जाएंगे, तो आपको सभी, चूंकि दूसरे गांव में भी सर्वेक्षण चल रहा होगा, वहां अमीन होंगे, वो भी सर्वेक्षण करे होंगे, तो ग्राम सीमा का सीमांकन सही सही हो पाएगा। अगर कुछ विवाद होगा, सीमा विवाद होगा या कुछ भी, तो उसका निराकरण वहीं पे किया जा सकता है बंदोबस्त पदाधिकारी के मार्ग निर्देश में। तो इसलिए कभी भी सर्वे अगर शुरू होगा, तो वो जो जिस जिस गांव में शुरू होगा, जिस जिस शिविर में शुरू होगा, वो सब आपस में टैग होंगे, एक दूसरे से सटे हुए होंगे। और जब आप जाएंगे, आप जब ज्वाइन करेंगे, उसके बाद से आपको जब शिविर अलॉट किया जाएगा, बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा जो है उसको जो है शिविर आप लोग को दे दी जाएगी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि शिविर जो है कम से कम 50 से 60 गांव होंगे जिसमें एक शिविर तैयार होगा। एक शिविर में कम से कम 50 से 60 गांव होंगे और उसमें जो है उस पे एक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, 2 कानूनगो होंगे, 20 अमीन पे जो है एक कानूनगो होंगे। लगभग 20 अमीन पे एक कानूनगो होंगे और 50 से 60 गांव को मिलाकर एक शिविर आपका तैयार होगा।
और अगर राजस्व ग्राम का जैसे आकार बड़ा है या फिर जो है नक्शा में कई चादर होते हैं। चादर मतलब होता है कि कोई गांव है जो बहुत बड़ा है, तो उसका जो नक्शा तैयार होता है वो एक चादर पे नहीं हो पाता, उसके लिए फिर 2 चादर तैयार करना पड़ता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उसकी संख्या ग्राम के आधार पे, वो जितने ग्राम होंगे उसके अनुसार वो जो है संख्या बढ़ भी सकती है। तो वो चादर अगर बड़ा है या फिर गांव बड़ा है, उसका नक्शा बड़ा है, तो उसके अनुसार अमीन का जो है घटाव बढ़ाव भी हो सकता है। अगर बहुत बड़ा पंचायत है, बहुत बड़ा शिविर है, एक अंचल में बहुत ज्यादा जो है पंचायत है, बहुत उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए अतिरिक्त एएसओ को भी लगाया जा सकता है, उसके अतिरिक्त कानूनगो को भी लगाया जा सकता है, जो आपके यहाँ लिपिक होंगे उनको भी लगाया जा सकता है। और इस तरह से जो है वो गांव के एरिया और उसके जो है क्षेत्रफल, उसके आधार पे जो है आप लोग की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये जो है बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा निश्चित किया जाएगा, देखा जाएगा, उसके अनुसार आप लोग का वहां पे होगा। तो जैसे कि 25 से 30 ग्राम पर एक कानूनगो होंगे और उनके अंडर में जो है अमीन होंगे। लगभग एक अमीन को 1 से 2 ग्राम मिलेंगे सर्वे करने के लिए। प्रत्येक शिविर में 2 लिपिक होंगे, एक कार्यपालक सहायक होंगे, और जरूरत पड़ा तो उसमें और भी लिपिक की भी आवश्यकता हो सकती है, और उसमें जो है आपका एक आईटी बॉय होगा, वो भी आपके सहयोग के लिए रहेगा। तब अब आपको होगा कि आप वहां रहेंगे कहाँ। उसके बाद से जो है आप लोग का जो शिविर होगा उसके लिए उपस्कर की जरूरत होगी, फर्नीचर की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको जो है उस अंचल के ऐसे भवन में रहना होगा जो सरकारी होनी चाहिए, जहां आधारभूत सुविधा होनी चाहिए। आधारभूत सुविधा क्या होनी चाहिए? वहां पे आपको जो है शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, आपको चापाकल की सुविधा होनी चाहिए, पानी वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। और वो भवन ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे लोग सुचारू रूप से आ जा सके, आने जाने का व्यवस्था भी होना चाहिए। तो इस तरह का जो है देख कर, इस तरह की आधारभूत संरचना वाली जो स्थल होगी, वैसे स्थल पे आप लोगों को अपना शिविर कार्यालय खोलना होगा। वहां पे आप लोगों को अपना शिविर से संबंधित कार्य करना होगा, और ये कार्य कभी भी प्राइवेट भवन से नहीं होगा, जो होगा सरकारी भवन से होगा, और आधारभूत सुविधा वाली होनी चाहिए। इसके लिए जो है बंदोबस्त पदाधिकारी शिविर कार्यालय के कार्य के लिए जो है सरकारी कार्यालय, पंचायत सरकार भवन को कार्यालय के लिए अधिसूचित किए किए उनके द्वारा किया जाना है। उसके बाद से एएसओ को, कानूनगो को, अमीन को उनके उत्तरदायित्व के लिए, उनके कार्य के लिए जो है उस चीज को स्पष्ट करते हुए बंदोबस्त पदाधिकारी जो है प्रतिनियुक्त आदेश निर्गत करेंगे और जिला के राजपत्र में उसको प्रकाशित करेंगे। आपका जो है नाम सहित ये प्रतिनियुक्ति जो है होगी, उसमें जो है जब वो प्रकाशित करेंगे उसमें अमीन का नाम रहेगा, कानूनगो का नाम रहेगा और एएसओ का नाम रहेगा, ताकि ये पता चले कि किस शिविर के लिए कौन से अमीन कार्य कर रहे हैं। और उन्हें जो है एक पत्र दिया जाएगा, एक आइडेंटिटी दी जाएगी। ऐसा ना हो कि कोई अमीन बन के और चल दिया, प्लॉट पे नापी कर दिया और पैसा ले लिया और भाग गया। ये सब फर्जीवाड़े ना होने के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा जो है इस तरह का काम किया जाएगा। पहचान पत्र रहेगा, और जो है आप लोग को जो है नाम सहित उसमें शिविर के लिए जो है आप लोग को नाम सहित जो है उसमें प्रतिनियुक्ति होगी। और आवश्यक उपकरण जो भी है शिविर में जब आप जाएंगे तो आपको टेबल, कुर्सी, इसके अलावे सिस्टम होने चाहिए, कंप्यूटर जो है वो होने चाहिए, और बिजली वगैरह की भी सुविधा होनी चाहिए। और आपको जो है आप जो फाइल रखेंगे, जो भी प्रपत्र तैयार करेंगे, जो फाइल रखेंगे, उसके लिए अगर कागज है, कागज में आप तैयार करते हैं तो उसको रखने के लिए अलमीरा होनी चाहिए जो लॉक होनी चाहिए, ताकि कागज को कोई इधर उधर खो ना दे या फिर कोई निकाल ना सके, उसको फेंक ना सके। तो यही सब उपस्कर होता है। आप जब जाइएगा फील्ड में तो आपको कार्यालय में ये सब रखने होंगे, टेबल कुर्सी रखने होंगे, सिस्टम रखने होंगे, अलमीरा, ये सब उपस्कर है। इसके लिए जो यहाँ से आपको पैसे अलॉट होंगे। ये सब जब तैयारी कर लेंगे, ये जो है आधारभूत सुविधा आप अपना तैयार कर लेंगे, तब हम आगे के प्रोसेस के तरफ बढ़ेंगे। जब उद्घोषणा कर दी जाएगी, प्रपत्र 1 में जब उद्घोषणा हो जाएगा
और उसके बाद से जो है आपके एरिया में, आपके शिविर में जो भी ग्राम है, सब जगह प्रचार प्रसार की जाएगी कि आपके क्षेत्र में जो है सर्वेक्षण होने जा रहा है। इसके लिए स्वयं जो है बंदोबस्त पदाधिकारी भी कोशिश करेंगे, वो भी अपने मीडिया के द्वारा, जनसंपर्क के द्वारा और पेपर में, अखबार में, हर जगह जो सूचना देंगे कि इस क्षेत्र में शिविर कार्यालय स्थापित हुआ है और यहाँ पे सर्वेक्षण का कार्य होना है। अतः सभी रैयत जो है वो आए और अपने अपने जमीन का कागज जो है, वो दस्तावेज जो है वो अपना रखे, और समय जहां जब उनके एरिया में, उनके प्लॉट पे जब जो है सर्वेक्षण का कार्य शुरू होगा, किश्तवाड़ शुरू होगा, खाना पूरी शुरू होगा, तब उन लोगों को वो दस्तावेज दिखानी है। सब लोग अपने अपने दस्तावेज को एकत्रित करें। बहुत सारे लोग के पास तो दस्तावेज होते भी हैं, बहुत सारे लोग का दस्तावेज जो है बैंक वगैरह में रहते हैं, लोन लिए रहते हैं, तो वहीं पे ओरिजिनल जमा कर दिए रहते हैं, कॉपी भी जमा कर दिए रहते हैं, कुछ लोग के रजिस्ट्री ऑफिस में रहते हैं। तो जब ये सूचना दी जाएंगी, प्रचार प्रसार किया जाएगा, बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा भी पेपर में निकाला जाएगा, मीडिया कर्मी के द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो सभी रैयत जो है जागरूक होंगे और अपने अपने प्लॉट के लिए जो है वो अपना अपना दस्तावेज जो है एकत्रित करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, अगर प्रचार प्रसार आप भरपूर प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो रैयत को पता नहीं चलेगा, फिर आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी सर्वेक्षण का कार्य होगा, उसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, फिर उसमें जन का जो है भागीदारी नहीं रहेगी, रैयतों की भागीदारी नहीं रहेगी, तो आपका सर्वे का कार्य जो है उतना सफल नहीं हो पाएगा। जिस उद्देश्य से, जिस कर्तव्य के साथ आप करना चाहेंगे, आपको काफी मुश्किलें आएंगी, काफी परेशानियां होंगी। तो आपको किश्तवाड़ से पहले जो है प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से कर देने हैं और कोशिश करनी है कि सभी रैयत का इसमें भागीदारी हो, सब तक ये बात पहुंचे, ताकि जब आप प्लॉट पे जाए किश्तवाड़ के लिए, खानापुरी के लिए, तो उनके द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जाए। जब प्रपत्र 1 में इसके बाद से जब प्रचार प्रसार हो जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित, आप लोग का नाम सहित प्रकाशित कर दिया जाएगा, तब जिलों में स्थित सभी कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक उपकरण भी खरीद के आ जाएंगे और संबंधित जो अंचल अधिकारी होंगे उन लोगों को जो है बोला जाएगा कि आप जिला अभिलेखागार से या जिला भू अर्जन कार्यालय से या भूदान कार्यालय से, सरकारी भूमि में हित रखने वाले कार्यालय से, नगर निकाय, जिला पार्षद कार्यालय से, इन सब जगहों से जो है बातचीत करके, उनसे समन्वय स्थापित करके, वहां के जो भी भूमि का अभिलेख होगा उसको या तो वो विगत सर्वेक्षण खतियान होगा, या आरएस होगा, या चकबंदी खतियान होगा, या जमाबंदी पंजी होगी जो कंप्यूटराइज होगी, डिजिटलाइज होगी, उन सब को आप लोगों को अधिग्रहित करके सरकारी भूमि का जो भी डिटेल्स होंगे, जो भी पंजी होगा, रजिस्टर होगा, उसको लेना है, भूदान आदि सबके कागजात जो है सबको प्राप्त करके और आपके जो शिविर प्रभारी है उनको ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि ये सब कार्य आपको किश्तवाड़ करने से पहले ही कर लेना होगा। इतने सारे कागजात आपको इकट्ठे कर ले होंगे, अपने शिविर कार्यालय में इसको जो है उसको संधारित करना होगा, उसको सही तरीके से रखना होगा। जब अधिसूचना निर्गत हो जाएगा उसके तुरंत बाद जो है जनप्रतिनिधि जो है, मीडिया कर्मी जो है, उन लोगों को आप संचार के माध्यम से उनको जो है सूचना दे देंगे। और अभिधारी में सर्वेक्षण कार्य में जो अपेक्षित सहयोग करते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि गांव में आप जाइएगा तो सारे रैयत आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो कॉपरेट नहीं करेंगे, हो सकता है उन्हें समझ में भी नहीं आता, वो बस खेती कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनके घर में कोई बताने वाला नहीं हो, या बहुत ज्यादा वो अगल बगल के जो है खेतों के बारे में भी आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसी में कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हर प्लॉट के बारे में, किसकी जमीन किसकी, उसे अगर आप पूछेगा वो फटाक से बता देंगे कि हाँ वो जमीन जो है उस आदमी की है, वो जमीन किस आदमी की है, वो क्लियर बता सकते हैं। तो उस तरह के इंटरेस्ट लेने वाले लोग जो आपको मदद करते हैं, उन लोगों को जरूर आप पहचाने, जरूर उन लोगों से बातचीत करें। वो जो है सारे रैयत के प्लॉट का जो भी डिटेल्स है वो अच्छे से रखते हैं, वो उसको सही तरीके से बता सकते हैं। और कोशिश करिए कि उन लोगों की भागीदारी भी रहे। और इस संबंध में जो है आप लोगों को
बंदोबस्त पदाधिकारी जो है वो अपने कलेक्ट्रेट में, अनुमंडल में, अंचल, जिला परिषद कार्यालय में या जो भी सार्वजनिक स्थान है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, बाजार है, वो सब जगहों पे भू सर्वेक्षण का कार्य होने वाला है। क्या क्या उसमें कहाँ कहाँ होने वाला है, किस किस अंचल में होने वाला, इसका डिटेल्स देते हुए वो चाहे तो होर्डिंग भी लगवा सकते हैं। हैंड बिल का भी जो है वितरण कर सकते हैं आप, पर्चा वहाँ पंफलेट भी बंटवा सकते हैं। इस तरह का काम जो है राजस्व ग्राम में जो है सर्वेक्षण से संबंधित हैंड बिल बंटवा दीजिएगा तो सारे लोग जानेंगे। आप स्कूल में भी प्रचार प्रसार करवा सकते हैं कि हाँ सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है, और उसके माध्यम से जो है सभी बच्चे अपने घर में जाकर उसकी चर्चा कर सकते हैं, अपने अभिभावक से बता सकते हैं कि सर्वे का कार्य होने वाला है, आप सभी उसमें जो है भागीदार रहे। तो इस प्रकार आप जो है उसमें उनके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक चीज आप याद रखेंगे कि जब भी स्वघोषणा भरेंगे, स्वघोषणा जब भी भरा जाएगा तो उसमें जो रैयत है उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब डिटेल्स जरूर ले लेंगे, उनका ईमेल आईडी भी आप ले लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको उनसे बात करने में काफी सुविधा होगी, काफी आसानी होगी। आधार नंबर जरूर होनी चाहिए, मोबाइल नंबर भी होने चाहिए, और हो सके तो ईमेल आईडी भी जरूर ले। और उसको स्वघोषणा जब वो भर के दे रहे हो उसी टाइम ये सब उसमें लिखे होने चाहिए, ताकि आप जब उसका मिलान कर रहे हो, कुछ परेशानी हो तो आप उनसे कांटेक्ट करके उसके कागजात मांग सकते हैं, या किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप उनसे संपर्क करके उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। आपका जो शिविर कार्यालय होगा, उस शिविर कार्यालय का जो दीवार होगा उस पर जो है आपका एएसओ का, कानूनगो का, अमीन का नाम लिखा होगा, उनका मोबाइल नंबर लिखा होगा, और इसको जो है वहां की दीवार पे चिपका देना है, ताकि कभी कोई पब्लिक आए तो उन्हें कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से आप तक पहुंच सके, अमीन तक पहुंच सके, कांटेक्ट कर सके, बता सके। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग रहेंगे फील्ड में, आपके कार्यालय पे जो है रैयत पहुंचे रहेंगे, अब उन्हें होगी असुविधा कि आप कहाँ हैं, फिर उन्हें जो है आपसे कुछ काम होगा, कुछ दस्तावेज के बारे में पूछना होगा, बताना होगा, तो मोबाइल के माध्यम से कम वो आपसे संपर्क कर लेंगे। और हाँ, आप लोग को एक चीज ध्यान देनी है, फील्ड में रैयत को बहुत कद्र के साथ बात करनी होती है, बहुत आदर के साथ बात करनी होती है, उन्हें झिड़कना नहीं होता है। नहीं तो फिर ऐसा करने से वो आपके कॉपरेट नहीं करेंगे, आपको काफी ज्यादा उनके साथ जो है हमारे प्रशासन में जो चलता है कि एक शब्द आती है, मुझे अभी वो शब्द नहीं याद आ रही है, बहुत अच्छी वो शब्द है, लोक सेवा करके ऐसा कुछ है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी बातों की वजह से रैयत को ऐसा ना लग रहा हो कि आप झिड़क रहे हो, काम नहीं करना चाहते, जाओ जाओ हमसे नहीं होने वाला, अभी हम देखेंगे, बाद में आइएगा, कल आइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना संभव हो सके आप उसके काम, जो भी समस्या है, जो भी दस्तावेज दे रहा है, या जो भी उसकी परेशानी हो, जो उसे समझ में नहीं आ रही हो, क्या कागज दिखाना नहीं दिखाना है, तो ये आपको कोशिश करनी है कि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उसकी बात को सुने, समझे, और जो उसका समाधान हो आप उसको बताएं, जो सही हो, जो सही समाधान हो आप उसको बताएं। तो रैयतों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उनको झिड़कना नहीं है या उनकी बात को अनसुना नहीं करना है, कोशिश करना है जो समस्या है उसे खत्म कर सके। जब हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा मानचित्र उपलब्ध करा दिया जाएगा, उस मानचित्र को लेकर हवाई सर्वेक्षण एजेंसी में जो है हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का क्या कार्य होगा, किश्तवाड़ से पहले हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जो है, किश्तवाड़ के पहले उन्हें जो है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का स्थापना कर लेना होगा, और तो फोटोग्राफ की शुद्धता का सत्यापन कर लेना होगा,
और राजस्व ग्राम मानचित्र का निर्माण और सत्यापन कर लेना होगा। इतना कार्य हवाई सर्वेक्षण एजेंसी कर लिए होंगे। आप लोगों को जीसीपी और ऑर्थो फोटोग्राफ के बारे में क्लास शायद दे दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो आपको आगे बताया जाएगा, उसके लिए स्पेशलिस्ट है, वो आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे कि ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट कैसे स्थापित किया जाता है, कैसे उसे चिन्हित किया जाता है, और उसके लिए क्या क्या स्थल हो सकते हैं, क्या क्या उसका चयन हो सकता है, इसके बारे में आपको उसका डिटेल्स बताया जाएगा। या अगर बता दिया गया हो तो आप उसे पुनः रिवाइज कर लेंगे। आपको हम बता देते हैं कि किस तरह के ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट जो है किस तरह के स्थल हो सकते हैं। आपका जो कलेक्ट्रेट का परिसर हो सकता है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो सकता है, अनुमंडल कार्यालय, पुलिस थाना परिसर, पंचायत भवन परिसर, उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, मध्य, इस तरह के जो भी स्कूल है वो सब हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से आता है ऑर्थो फोटोग्राफ की शुद्धता का सत्यापन। जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी आपको फोटो खींचती है तो उसकी शुद्धता का भी आप धरातल पे जाएंगे, अमीन जाएंगे, उनके साथ आप भी रहेंगे, तो उसकी शुद्धता का सत्यापन आपको जो है करनी होती है कि क्या ये वाकई में सही है। ये नहीं कि उन्होंने आपको ऑर्थो फोटोग्राफ दिए, खेसरा विवरणी एरिया स्टेटमेंट दिए, आप उसको उठाए और बस उसी के आधार पे ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट करने लगे। ऐसा नहीं करना है। किश्तवाड़ वैसे नहीं होती है। आपको किश्तवाड़ का कार्य तो मैक्सिमम हवाई एजेंसी ही करके दे देते हैं, लेकिन आपको उसे ऑफिस में बैठे ही टेबल पे बैठ के ही रिपोर्ट नहीं कर देनी है। उसी के अनुसार आपको जो है पूरा किश्तवाड़ नहीं कर देना, प्लॉटिंग नहीं कर देना है। उसको लेकर आप निश्चित रूप से प्रत्येक प्लॉट पे जाएंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, उसका जो है अपने स्तर से उसका सत्यापन करेंगे कि क्या जो ऑर्थो फोटोग्राफ है और क्या जो धरातल पर जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तविकता है, दोनों मैच कर रहा है। ऐसा ना हो कि ऑर्थो फोटोग्राफ में जो है काफी जमीन कभी कभी क्या है उसमें जो फोटो आता है वो एक तरफ भागता है, तो जब आप धरातल पे नापने जाएंगे तो वो बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है कि आधा मीटर का दूरी हो सकता है कि 1 किलोमीटर जो है जमीन आपका खिसकता हो, भागता हो। तो ऐसे में क्या होगा, आगे चलकर आप तो उस समय तत्काल कर देंगे प्लॉटिंग, लेकिन आगे चलकर वो भूमि का विवाद होगा। जब व्यक्ति अपने अपने जमीन पर कब्जा करना चाहेगा तो विवाद हो जाएगा। इसलिए उस ऑर्थो फोटोग्राफ को लेकर जमीन पे आपको जाना है और उसका जो है धरातल पे सत्यापन करना है, उसकी जो वास्तविकता है उसका सत्यापन करना है। उसके बाद से आता है आपका जो राजस्व ग्राम का जो मानचित्र है उसका सत्यापन करना है और सुधार करना है। राजस्व ग्राम का मानचित्र आपको मिल जाएगा तो उसका भी सत्यापन करना है कि क्या जो मानचित्र में वस्तु स्थिति है क्या वही उस प्लॉट में है, और इसके लिए जो है आपको कम से कम लंबी दूरी वाली दो बिंदु के बीच जमीनी दूरी एवं मानचित्र की दूरी की तुलना करनी है। अगर कोई बहुत लंबा दूरी है उसके बीच जो जमीनी दूरी है, जमीन पे उसकी क्या दूरी है उसको नापना है, और मानचित्र में उसकी क्या दूरी है उसको नापना है। टेक्निकली ये काम जो है हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का है और अमीन का है, लेकिन इसको भी आप जान लेंगे जब फील्ड में जाएंगे, जब प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो लंबी दूरी वाली है उसको, और जो मानचित्र पे है उसको, जो जमीन पे उसमें क्या उसमें डिफरेंस है, क्या बहुत ज्यादा का डिफरेंस है या फिर थोड़ा बहुत है। इसके लिए आपको ईटीएस उपलब्ध कराया जाएगा, डीजीपीएस उपलब्ध होगा, और हवाई सर्वेक्षण एजेंसी अपना एक सपोर्टिंग स्टाफ भी देगा जो आपके जो साथ रहेंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे उस मशीन के द्वारा नापी करने में। और ये सब काम तब तक करनी है जब तक कि आपका मानक शुद्धता, मानचित्र की जो मानक शुद्धता है वो जब तक प्राप्त ना हो जाए, आपको दोहराकर तिहराकर नापी करनी ही है और उसको सही करना है। ये नहीं कि बस थोड़ा उसको इग्नोर किए, चलो जितना हुआ थोड़ा बहुत का अंतर, थोड़ा बहुत का नहीं होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर और खुले क्षेत्र में जो है 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये टेक्निकल है नापने का, जब आप जाइएगा तो वहां पता चल जाएगा। जब आप किश्तवाड़ करने जा रहे होंगे तो मानचित्र के आधार पर राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल और कैडेस्ट्रल के आधार पर राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल में
5% से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। आपके पास जो कैडेस्ट्रल सर्वे है उसका भी मानचित्र मिलेगा तो उसमें, और जो वर्तमान में जो आपको मानचित्र मिलेगा उसमें, तो टोटल एरिया में जो है 5% से ज्यादा का अंतर नहीं मिलेगा, नहीं होना चाहिए। और उसको जो अगर इससे ज्यादा है तो आपको फिर से उसको जो है सही करना होगा, फिर से नापी करनी होगी। आबादी का सीमांकन चादर संख्या के संदर्भ में 1:1000 के पैमाने पर निर्मित किया जाता है। सत्यापित राजस्व ग्राम की सीमा, खेसरों की सीमा और 3 सीमाना का मानचित्र में अंकन किया जाता है। अब आते हैं जब हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ आवश्यकता अनुसार ईटीएस की मदद से सर्वेक्षण मानचित्र के साथ राजस्व ग्राम की जो सीमा है, चौहद्दी है, उसका सत्यापन कर लेंगे। जो भी उसका सीमा है, चौहद्दी, उसका सत्यापन कर लेंगे। जिस राजस्व ग्राम में आप कार्य रहे हो उससे सटे हुए ही दूसरे राजस्व ग्राम में दूसरे अमीन होंगे, दूसरे कानूनगो होंगे, वो लोग भी उसका जो है कर रहे होंगे। तो एक साथ आपस में सटे हुए गांव का ही जो है सीमा का सत्यापन होना चाहिए, चौहद्दी का सत्यापन होना चाहिए। इससे कोई विवाद नहीं होगा, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि आपने प्लॉट नापी कर दिए, चौहद्दी उसका सीमा का सत्यापन कर लिया और फिर दूसरे जो है बाद में उससे सटे हुए जो गांव है उसका बाद में जो है सीमा का सत्यापन हुआ, तो उसमें एरिया जो है भागता है। थोड़ा बहुत जब नापी आप करेंगे ना तो एरिया भागता है, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर चौहद्दी आपको नहीं मिलेगा, फिर वो प्लॉट एक्यूरेट नहीं आएगा, फिर किसी का जमीन किसी और में चला जाएगा, या फिर छीट एराजी हो सकती है। छीट एराजी में होता है कि एक किसी गांव का थोड़ा सा जमीन का हिस्सा दूसरे गांव में चला जाता है, उसमें हिस्सा पड़ता है। वैसे वैसे स्थिति में क्या करना पड़ता है कि वो जो दूसरे ग्राम में चला जाता है उसका अलग खेसरा नंबर स्थापित करना पड़ता है। इसलिए वो दो, एक ही प्लॉट का दो दो खेसरा हो सकता है, क्योंकि एक जो है एक ग्राम में है और दूसरा जो है दूसरे ग्राम में है। तो इसलिए नापी जो है एक साथ, अगर 3-4 एक अंचल में शुरू हो रहा है शिविर, उसमें अगर 50 ग्राम है तो जो भी ग्राम पहले उठाए जाएंगे वो आपस में सटे हुए होने चाहिए, उन सभी का ग्राम सीमा का सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन करने के लिए फिर मुस्तकिल का भी आप पहचान कर लेंगे। मुस्तकिल जो होता है 3 सीमाना होता है, फिक्स पॉइंट एक होता है, आपको उसे खोजना होता है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप नया उसको बना भी सकते हैं। ग्रामों के 3 गांव का जो है मिलान जहाँ पे होता है वहां पे पहले के समय में एक पत्थर गाड़ दिया जाता था, उसी से समझ में आता था कि अच्छा यही मुस्तकिल है, यहीं से फिर हमको नापी शुरू करनी है। उसका ग्राम का जो है सीमा, बॉर्डर लाइन जो है आप नाप सकते हैं। तो वो अभी भी आपको मिल सकते हैं, हो सकता है ना भी मिले, तो फिर आप उसको क्रिएट करेंगे, नापी करके उसका 3 सीमाना आप निकालेंगे। इसके लिए ईटीएस है, आपका हवाई सर्वेक्षण एजेंसी है, वो लोग भी हेल्प करेंगे, वो सब भी सपोर्ट करेंगे। कभी भी नापी जो है आपका उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू होगी और उसका जो है ईटीएस मशीन से सत्यापन कर लेंगे। आप लोग को पहले बता दिया गया है कि कौन कौन से जमीन का जो है डिटेल्स आप लोग को ले लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है या आपने उसको जो है वीडियो क्लासेस में देख लिया है या जो आपको टेक्निकल मार्गदर्शिका जो अवेलेबल कराई गई है उसको अगर आपने पढ़ा है
तो उसमें पेज नंबर 55 है, टेक्निकल मार्गदर्शिका का पेज नंबर 55 है। उसमें सारे सरकारी जमीन का उसके अलावे जो भूदान है, भू अर्जन है, वो सबका सारा लिस्ट दिया हुआ है। तो कृपया करके वो लिस्ट आप अपनी डायरी में जरूर नोट कर लेंगे और वही आपको जो है काम आएगा। अगर नहीं नोट किए हैं तो फिर मैं उसे एक बार बता दूंगी, पढ़ दूंगी, आप उसे सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। सरकारी भूमि में आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि गैर मजरूआ आम है, खास है, मालिक है, कैसरे हिंद है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग की भूमि है। और इसके अलावा कैडेस्ट्रियल रिविजनल सर्वे खतियान की छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए, डिजिटलाइज्ड प्रति होनी चाहिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। सुयोग्य श्रेणी के रैयतों के साथ बंदोबस्त किया हुआ गैर मजरूआ आम, खास, वार्षिक पर्चा, अधिशेष अर्जित भूमि का वितरण से संबंधित विविध वाद पंजी 8 है, वो होनी चाहिए। अंचल में स्थित सभी सैरात, सैरात मतलब होता है हाट, बाजार, मेला, जलकर, फलकर, ऐसे जो जगह होते हैं वहां से रेवेन्यू सरकार को आती है, वहां पे हाट लगता है, बाजार लगता है, चलकर फलकर, वो लोग जाते हैं वहां बाजार लगाते हैं, फिर वापस उस पे अपने घर चले आते हैं। वो उनका परमानेंट, उनका अस्थाई दुकान वहां नहीं हो सकता है। बहुत सारे सैरात पे क्या करते हैं, सैरात की जमीन रहती है, वो लोग वहां अपना परमानेंट दुकान खोल लेते हैं, उसमें जो है सीमेंटेड दुकान खोल लेते हैं, उसको चलाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हालांकि वो अतिक्रमण के केस में आता है, ये अतिक्रमण सीओ के द्वारा हटाई जाती है। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं ये मेरा परमानेंट मकान है, यहाँ दुकान है, आप इसका खाता खोलिए, तो आप उसका खाता नहीं खोलेंगे। वो सीमेंट का मकान हो या दुकान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सैरात की जमीन है तो वो सैरात ही होगा। तो वही हाट, बाजार, मेला, जलकर, फलकर इत्यादि जो जमीन है उससे संबंधित सैरात पंजी है, उसको आपको ले लेनी है। खास महाल भूमि से संबंधित पंजी आपको जो है जिला खास महाल में मिलेगी, उसको ले लेनी है। जिला खास महाल उप समाहर्ता के यहाँ आपको ये पंजी मिलेगी, आपको वो ले लेनी है। उसकी सत्यापित प्रति होनी चाहिए। सत्यापित प्रति मतलब उस पे जो है, जो उसके अथॉरिटी होंगे, जो अधोहस्ताक्षरी होंगे, उनका उस पे साइन होना चाहिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा अर्जित की हुई भूमि होनी चाहिए, वो अभी प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। इसके लिए जो है आपको जिला भू अर्जन का जो है आपका एक अलग से क्लास लिया गया था, आप उसमें भू अर्जन के विषय में काफी जाने होंगे, काफी ज्ञान आपको मिली होगी। तो उसका जो आप पंजी लेंगे भू अर्जन के द्वारा, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा अर्जित है, वो अभी प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के अंतर्गत अलग अलग विभागों द्वारा सतत लीज पर जो भूमि प्राप्त हुई है उसकी विवरणी होनी चाहिए। भू लगान अबेटमेंट से संबंधित शुद्धि पत्र, प्रपत्र A2 होता है, वो जिला राजस्व प्रशासन से आपको मिलेगा, वो होनी चाहिए। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत इसका जो है अर्जित भूमि जो है, सतत लीज की भूमि से संबंधित नामांतरण आदेश, शुद्धि पत्रों की विवरणी होनी चाहिए। दाखिल खारिज पंजी प्रपत्र 5 है, उसकी छाया प्रति आपको मिलनी चाहिए। और रैयतों द्वारा बिहार सरकार जो दान दी जाती है, बहुत सारे रैयत है जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती है, उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं कुछ जमीन बिहार सरकार को दान करूं, इसके लिए वो महामहिम राज्यपाल के नाम से उस जमीन को दान करते हैं, वो उसे ही वही उसे जो है लेते हैं। तो वो भी जमीन आपको मिलेगी जो दान की हुई जमीन होगी बिहार सरकार को। तो बहुत बार क्या होता है कि दान की हुई जमीन होती है, उसके पिताजी जो है या दादाजी है वो दान कर दिए, स्कूल के नाम पे दान कर दिए, अस्पताल के नाम पे दान कर दिए, और वर्तमान स्थिति ये है कि जो उसके पोता है, वंशज है, अब उन्हें जमीन की जरूरत पड़ती है या उन्हें उनके मन में कुछ लालच की भावना आती है, तो वो सोचते हैं कि वो तो पिताजी दान किए थे, वहां तो अस्पताल के लिए दान किए थे, अस्पताल चलता भी है, नहीं भी चलता है, वो सोचते हैं कि भाई अस्पताल को हटाओ, स्कूल को हटाओ, और पुनः वो उस जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। अगर वो दबंग टाइप के हैं और उनका जो है उस क्षेत्र में काफी उनका मजबूती से जो है
पकड़ है, तो वो चाहते हैं कि ये सब जमीन दान में किए हुए थे पिताजी, अब गलती से कर दिए, बेवकूफी से किए या जो किए, हमको अपना उस जमीन को लेना है। तो इसके लिए भी वो लोग जो है बहुत प्रयास में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि दान की हुई जमीन, चूंकि वो रैयत के नाम पे रहता है, रैयत ने उसे दान किया रहता है और वो महामहिम राज्यपाल के नाम से रहता है, तो वो सोचता है कि वही रैयती वाला कागज, पुराना कागज होगा जो, उसी को अपना दिखाएगा कि देखिए ये तो मेरे पिताजी के नाम से है। तो आपको भी लगेगा कि ये तो सच में रैयती कागज है, आप भी उसका लेके खाता खोल दीजिएगा। वो उसके पास चूंकि पुराना कागज तो रहेगा उस जमीन का, लेकिन अगर आपके पास जो दान की हुई भूमि का लिस्ट रहेगा तो आप उससे मिलान कर लेंगे, आप उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, खाता खेसरा याद रखेंगे, तो आपको लगेगा, याद रहेगा कि नहीं ये जमीन, ये खाता खेसरा तो ये दान किया हुआ जमीन है, जिस जो अब अस्पताल के नाम पे दान है, स्कूल के नाम पे दान है। तो आपको उस दान की हुई जमीन का जो प्रेजेंट है उसी के नाम से आपको खोलना है, ना कि वो रैयत के नाम से। इस तरह का धांधली चूंकि अंचल में होते हैं, लोग जो है बेवकूफ बनाते हैं, अगर कोई नहीं उसका लिस्ट रखा रहता है, जिसके पास नहीं पंजी रहती है, गलती में वो खोल भी देते हैं। इसलिए वैसी जमीन का नहीं खोलना है, ना ही दाखिल खारिज होता है। महादलित वर्ग के लिए रैयतों के भूमालिक से सीधे खरीद की गई भूमि, जो महादलित वर्ग है, जो SC ST है, वो लोग के लिए भी रैयतों से जो खरीद की जाती है भूमि, वो उन्हें बसाने के लिए। कभी कभी किसी किसी एरिया में सरकारी जमीन, गैर मजरूआ, खास आम वैसा जमीन उपलब्ध नहीं रहता है कि उन्हें वहां बसाया जा सके, तो जो रैयत के यहाँ वो बसे रहते, तो रैयत से वो जमीन मार्केट प्राइस के 3 गुना या 4 गुना लगभग, ऐसा कुछ है, मुझे एक्यूरेट नहीं पता है, लेकिन उससे रैयत से खरीद के फिर उस व्यक्ति को वहां बसाया जाता है, महादलित लोगों को बसाया जाता है। तो उन लोगों की भी लिस्ट जो है आपको ले लेनी होगी, वरना क्या होगा कि वो तो सरकार उस जमीन को खरीद ली और उसे रैयत को पैसा देके क्रय कर ली, उसमें महादलित को बसाने के लिए। पता चला जब रैयत फिर से सर्वेक्षण आप शुरू करने जा रहे हैं, तो रैयत फिर अपना कागज तो उसके पास तो रहता ही है, जमीन का पुराना कागज तो रहेगा ही, उसे लेके चला गया आपके पास और कहा कि ये तो मेरे नाम से है, और पुनः वो उसे अपने नाम से करा लेगा। सरकार से पैसा भी ले लिया और इधर सर्वेक्षण शुरू हुआ तो आप लोग से उसका खाता भी खुलवा लिया। तो चूंकि आपके पास लिस्ट रहेगी कि कौन सी जमीन जो है सरकार ने रैयती क्रय की हुई है महादलितों को बसाने के लिए, तो आपको उसको देखने में, उसको करने में सुविधा होगी। महादलित के नाम से अगर वो क्रय किया गया है, बंदोबस्त है, तो आप उसे उसी में, उसी के नाम से खाता खोलेंगे, उसी के नाम से रहेगा, ना कि पूर्व खतियानी रैयत के नाम से। उसका जो है भू आवंटन का आदेश होगा, उसमें दाखिल खारिज संबंधी शुद्धि पत्र होगा, ये सारे डिटेल्स आपको ले लेने होंगे। अमीन की प्रतिनियुक्ति और हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को क्या क्या सूचित किया जाना है प्रतिनियुक्ति के टाइम, ये इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। जब प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त जब अमीन की प्रतिनियुक्ति कर देंगे, उन्हें पहचान पत्र दे देंगे, और इसकी सूचना जो है हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को कम से कम 10 दिन पहले जरूर दे देंगे। कम से कम 10 दिन पहले उसे जो है सूचना दे देंगे, और हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जो है अंचलवार शिविर कार्य योजना से करने के लिए वो जो है अपना ETS DGPS सपोर्ट स्टाफ के साथ वो उन्हें नापी के लिए उपलब्ध कराएगा। तो 10 दिन पहले जो है उन्हें सूचना देनी होती है कि हम जो है इस क्षेत्र में शिविर शुरू करने जा रहे हैं, हमारा अमीन जा रहा है, हमारा कानूनगो जा रहे हैं, उस चीज को। किश्तवाड़ के लिए जो है आपको बता ही दिए कि सबसे पहले होना चाहिए कि मानचित्र का वितरण, उसका जो है
पहला दायित्व है आप लोग का कि मानचित्र का वितरण होना चाहिए। 3 सीमाना और मुस्तकिल की पहचान कर ली जानी चाहिए। 2 मुस्तकिल और डीजीपीएस का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ग्राम सीमा का सत्यापन हो जाना चाहिए। उसके बाद से है जो खिसरा का नंबरिंग होगा। ग्राम आबादी बस्ती का सीमांकन और राजस्व ग्राम के चादरों का चादर में विभाजन होना चाहिए। खेसरा से संबंधित जो अलामत है, अलामत होता है मतलब आपको एक शब्द आया होगा अलामत, वो एक संरचना होती है, जैसे पेड़ है, सड़क है, तो जब नक्शा तैयार करते हैं तो वो पेड़ उस सड़क उसी रूप में दिखाते हैं, उसे ही फिक्स वो नक्शा होता है, फिक्स कोई चिन्ह होता है, मार्क्स होता है, उसी को अलामत कहते हैं। तो खेसरा से संबंधित जो है अलामत है या भौतिक विवरणी का जो है फीचर लेयर में जो है एकत्र होना चाहिए। एरिया स्टेटमेंट होना चाहिए। खेसरा का पेरेंट चाइल्ड संबंध होना चाहिए। पेरेंट चाइल्ड मतलब हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे का भी मानचित्र हो, उसका भी विवरणी हो, और जो वर्तमान में जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी ने जो दिया है उसको, वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, उन दोनों को आप तुलनात्मक देखते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। जो आपका मानचित्र हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, उसका जब सीमा जो सरजमीनी जो सीमा है उसको मोटी रेखा से आप, हार्ड कॉपी जो रहेगा उसमें मोटी रेखा से उसको खींचे रहेंगे जो हवाई सर्वेक्षण देंगे, और जो पुराना कैडेस्ट्रल का जो होगा उसको आप हल्के रंग से उसको जो है प्रदर्शित करेंगे, उसको हल्के रंग से दिखाएंगे। एजेंसी जो है पूरे ग्राम के क्षेत्रफल की तुलना कैडेस्ट्रल डिविजनल सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर करेगी और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि इसमें सभी राजस्व ग्राम को एजेंसी द्वारा चिन्हित किया जाएगा। जो भी वो मानचित्र देंगे उसकी हार्ड कॉपी की विवरणी जो है वो कार्यालय के रजिस्टर में संधारित किया जाना चाहिए। इसके बाद से प्रचार प्रसार की बात है, जब वो स्वघोषणा में भर के देंगे तो उसका जो है आप सत्यापन करेंगे। इसके लिए जो है आप तामिला भी एक तामिला भी उसका जो है आप जो स्वघोषणा वो देंगे उसका जो है आप सत्यापन करेंगे, और उससे संबंधित जो भी कुछ परेशानियां होंगी उस जो सत्यापित नहीं हो पाएगा वो, और जो सत्यापित हो जाएगा वो, उन सबको अलग अलग पंजी में संधारित करना है। टोटल जो है लगभग आपका 22 पंजी है जिसमें आपको जो है संधारित करने हैं पूरे आपके जो सर्वेक्षण का कार्य होगा, तो उसको देख लेना है। अच्छा, आप लोगों से कितने लोग मैं जिसे पूछूंगी वो आप जवाब देंगे। रंजीत कुमार, रंजीत कुमार यादव, रंजीत कुमार यादव, आपका फोटो नहीं दिख रहा है। रंजीत जी आपकी फोटो नहीं दिख रही है। आप लोग क्या वीडियो लगा के फिर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं? सौम्यव्रता चटर्जी, आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो पे है और फिर गायब हो गए हैं, उनका फोटो नहीं दिख रहा है, वैसे लोग एब्सेंट हो जाएंगे। कृपया करके जो लोग जो है सब लोग आ जाए, नहीं तो फिर जिसका फोटो नहीं दिखेगा मुझे, मैं उन लोगों को एब्सेंट कर दूंगी। चलिए, अब मैं पंकज कुमार, पंकज कुमार, नीरज कुमार, नीरज कुमार को उठाइए, उल्टा करके बैठे हैं। नीरज कुमार, नहीं हो रहा है। नीरज कुमार, यस मैडम। हाँ बताइए तो, बिहार में कुल कितने जिले हैं 38 जिले। और कुल कितना अंचल है?
सॉरी मैडम, अंचल पता नहीं। रंजीत कुमार यादव। बिहार में कुल कितने जिले हैं? नहीं हो रहा है। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? रंजीत कुमार यादव, मेरी आवाज जा रही है आप तक? बिहार में कुल कितने जिले हैं, आप बता सकते हैं? दूसरा लाइए। चंद्र विनय कपूर, चंद्र विनय कपूर। जी मैडम, 534। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 534। 534 जिले हैं या अंचल है? जिले तो 38 का है। और अंचल कितने हैं? 534। प्रमंडल कितने हैं? परमंडल तो 9 है मैडम। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसका फोटो नहीं आ रहा है। शोएब अहमद, शोएब अहमद, आवाज आ रही है? शोएब अहमद, क्यों नहीं, क्या हुआ? नहीं आवाज आ रही है? और देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आवाज नहीं आ रही है आपकी, मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। कंचन शर्मा, कंचन शर्मा, देवेंद्र सिंह, आवाज आ रही है? देवेंद्र सिंह, आवाज आ रही है मेरी आपको? उनकी साइड से फोटो आप लोग की नहीं आ रही है। ऐसा ना हो कि आप लोग कैमरा ऑन कर लिए और गायब हो गए और क्लास नहीं ले रहे हो, तो आप लोग को एब्सेंट कर दिया जाएगा। आशिक हुसैन, आशिक हुसैन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं? हैंड रेज करिए। मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं? आप लोग की आवाज मेरे पास तक नहीं आ पा रही है। मैं इतने लोगों का नाम लिख, किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है। क्या इशू है? नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर आप लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं? देव प्रसाद माल, देव प्रसाद माल, आवाज आ रही है? अफरोज अहमद, अफरोज अहमद, आवाज आ रही है? आपका फोटो नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे फोटो नहीं आ रही है। क्या प्रॉब्लम है मैम? नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से। चलिए अफरोज जी, बताइए कि कितने अनुमंडल है बिहार जिला में? कितने अनुमंडल है? जिलों की संख्या कितनी है? 38। और कितने अंचल है? अंचल है, सॉरी मैम। चलिए, 534 अंचल है। आप लोग को, बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को नहीं पता है। आपको एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं सभी लोग को। म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट करिए। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। 38 जिला में लगभग अभी जो 20 जिला में जो है सर्वे का कार्य शुरू हुआ है, 38 जिला में भी शुरू हो जाएगा। और टोटल राजस्व ग्रामों की संख्या जो है 45,862 है। इसमें थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है, लेकिन 45,862 ग्रामों का लगभग जो है आप लोग को सर्वे करनी है। इसमें जो है आपको कुल क्षेत्रफल जो है 9,94,163 वर्ग किलोमीटर है। इतने सारे क्षेत्रफल का जो है आपको सर्वे करनी है। 45,862 ग्रामों का सर्वे करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ जनरल नॉलेज है बिहार के बारे में, ये सब आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए, अब मुझे उम्मीद है अब किसी को क्लास में नींद नहीं आ रही होगी। जब आप किस्तवार शुरू करने जाएंगे तो उसके पहले
जब आप किश्तवाड़ शुरू करने जाएंगे तो उस समय जो है आपको, जब आपके पास सारे मटेरियल उपलब्ध हो जाएंगे, सारे सरकारी भूमि का पंजी उपलब्ध हो जाएगा, विगत सर्वेक्षण का खतियान चकबंदी सब कुछ आपको मिल जाएगा, तब आपको उसके आधार पर प्रपत्र 5 तैयार करने होंगे। सारे जमीन का आप जो है चौहद्दी आपने कर लिया होगा, और सॉरी, आपका जो ग्राम सीमा जो सत्यापन है वो आप कर लिए होंगे। तो किश्तवाड़ में आप जब घोषणा हो जाएगा उसके बाद से जो है रैयत जो देंगे दस्तावेज, आपके पास जो दस्तावेज होगा उसका आप मिलान करेंगे, उसको प्रपत्र जो सही पाया जाएगा, जो सत्यापित हो जाएगा, उसको प्रपत्र 3 में आप संधारित करेंगे। जो सत्यापित नहीं हो पाता है किसी कारणवश, उसको जो है आप प्रपत्र 4 में उसको संधारित करेंगे। और इन सब को संधारित करने के बाद से आपको जो है फिर आपको वंशावली शुरू करनी है। वंशावली में जो है वो भी रैयत के द्वारा ही भर के दिया जाना है, और उसमें आप जो फील्ड में जाएंगे फिर उसका जो है उसको भी सत्यापित करना होगा, उसका मिलान करना होगा कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, कुछ सही तो नहीं है। इसको आप वहाँ के मुखिया से, वहाँ के जनप्रतिनिधि से, जो वहाँ के बुजुर्ग लोग होंगे उनसे आप उसको भी सत्यापित कर लेंगे। तब जाके आपका जो है यादाश्त पंजी भी आपको साथ ही साथ एक तैयार करनी होगी। उस यादाश्त पंजी में आपको जो इस भूमि के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं पता है, या विवादित है, या सरकारी भूमि है जिस पर किसी ने कब्जा कर रखा हो, इस तरह का जो भी मैटर है आप उस तरह के उसको जो है उस पे दर्ज करेंगे यादाश्त पंजी में। जब आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आप इतने सारे कार्य कर चुके होंगे, तब आपका बारी आएगी किश्तवाड़ करने की। और किश्तवाड़ कैसे किया जाएगा, खानापुरी कैसे किया जाएगा, इसका आपका कल जो है अगले दिन आपका क्लास है, इसके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। उसके पहले आपको इतनी सारी तैयारियां कर लेनी होगी। फिर जब आप वंशावली तैयार कर लेंगे और यादाश्त पंजी भी आपका तैयार हो चुका होगा, फिर आप प्रपत्र 5 में जो है खतियान का सार तैयार करेंगे, जो पूर्व कैडेस्ट्रल वाला है उसका जो है सार आप तैयार करेंगे। प्रपत्र 5 में खेसरा पंजी तैयार होगा, 6 में खेसरा पंजी तैयार होगा। ये सब जब तैयार कर लेंगे तब आप खानापुरी के लिए जाएंगे। किश्तवाड़ में आप सिर्फ प्लॉट का जो है मैपिंग करेंगे, भूखंडकरण करेंगे, और खानापुरी में उसका पर्टिकुलर एक नंबर होता है, खेसरा नंबर, आप उसको डालेंगे। तो इस प्रकार आपको किश्तवाड़ और खानापुरी में एक क्या करना होगा, शुरू से आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, आप लोग का पोस्टिंग होगा, आप लोग को बंदोबस्त पदाधिकारी जो है अपने शिविर में जो उनको वो भेजेंगे। ये उनका काम है कि किस शिविर में आपको भेजा जाएगा, कौन सा राजस्व ग्राम आप लोगों को अलॉट होगा। आप जब वहां जाएंगे तो वहां पे जो है एएसओ जो है पहले से ही वहां सारे उपस्कर, फर्नीचर, जो आधारभूत सुविधा है वो सारे खरीद कर, कुर्सी, टेबल, सिस्टम ये सब खरीद के रखे रहेंगे, अलमीरा वगैरह। फिर आप लोग को जो पंचायत भवन होगा या कोई भी सरकारी भवन जहाँ पे चापाकल, शौचालय वगैरह की सुविधा हो, जहाँ पे गाड़ी से आने जाने की सुविधा हो, वैसे एरिया में रहेंगे जो पब्लिक से थोड़ा सा आने जाने में पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। बहुत जगह पंचायत भवन जो है भीषण जंगल में है, तो ऐसा ना हो कि आप उस जंगल में जाके रह रहे हो जहाँ कोई पब्लिक जाए ही नहीं, और पब्लिक तो दूर की बात है, पहले आप ही वहां नहीं जा पाए। तो उस तरह का जो है क्षेत्र देख लेना है, उस तरह का चयन आप लोग को कर लेनी है, वहां पे अपने आप को सेट कर लेना है। फिर उसके बाद से जो आपको हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जो है वो भी वहां पहुंचे रहेंगे, वो लोग भी अपना जो उनका कार्य है मानचित्र बनाने का, एरिया स्टेटमेंट देने का, खेसरा वगैरह करने का, वो अपने टेक्निकल के आधार पे उसको तैयार कर लिए रहेंगे। उस चीज को वो फिर आपको उपलब्ध कराएंगे। उपलब्ध कराने के बाद से आप उस मानचित्र को, उसके स्टेटमेंट को लेकर धरातल पर जाएंगे, अमीन के साथ आप वहां जाएंगे और उसका मिलान करेंगे। आप ग्राम सीमा जो है वो मिलान करेंगे, मुस्तकिल वगैरह की पहचान करेंगे, उसका चौहद्दी जो है वो सब देखेंगे। देखने के बाद से उसमें और इसमें क्या अंतर है, अगर कुछ अंतर है तो उसमें सुधार करेंगे। फिर उसे संशोधन के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को फिर उसको भेजेंगे, वो उसे संशोधित करेगा और एंट्री भी करेगा, डाटा जो है उसको एंट्री करेगा। उसके करने के बाद से पुनः
आप जो है जब स्वघोषणा रैयत के इस बीच जो है उद्घोषणा हो चुकी होंगी और रैयत के द्वारा स्वघोषणा दी जा चुकी होगी, तो फिर पुनः आप उसके आधार पे उसकी जांच करेंगे। जो भी आपके अंचल अधिकारी के यहाँ से, जिला से जो भी सरकारी पंजी का डिटेल्स है, मैंने जो लिस्ट आपको बताया वो सारे आपको मिले होंगे, उन सब से आप फिर उसको बैठ के मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद से आप जो है फिर उसको प्रपत्र 3 में जो संधारित करना है, जो सत्यापित हो गया उसको 3 में संधारित करेंगे। सत्यापित नहीं हुआ, विवादित है, किसी कारण से नहीं हुआ, कोई साक्ष्य नहीं मिला, उसे 4 में संधारित करेंगे। फिर प्रपत्र 5 में जो है आप विगत सर्वेक्षण का उसका जो है डिटेल्स उसमें भरेंगे और उसके बाद से आप किस्तवार करने के लिए जाएंगे, उसका प्लॉटिंग करेंगे। उसके बाद फिर आपकी खानापुरी की बारी आएगी, वंशावली या दासपंजी ये सब तैयार करेंगे, फिर आप खानापुरी का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार इतनी सारी तैयारियां आप लोगों को फील्ड में जाके कर लेना है। प्रचार प्रसार भी बीच में आपको प्रचार प्रसार भी करेंगे, जिला स्तर से भी प्रचार प्रसार होगा, आपके स्तर से भी होगा। आपको भी रैयतों का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर लेना है और आप लोगों का अपना नाम के साथ मोबाइल नंबर जो है दीवार पे चिपकाना है। तो ये सारी बहुत सारी प्रक्रिया है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की है और इतनी सारी तैयारियां आप लोग को प्रॉपर किस्तवार करने से और खानापुरी करने से पहले आप लोग को तैयारी कर लेनी होगी। तो चलिए, आज का क्लास यही था। आप किस्तवार कैसे होंगे, खानापुरी कैसे होगा, इसके बारे में डिटेल्स आपका अगला क्लास में, आगे के क्लास में ली जाएगी। तो अब आप लोग को कोई सवाल पूछने हो, प्रश्न पूछने हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे तरफ से भी आप लोग से कुछ सवाल और प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए हैंड रेज करिए, किसको जो लोग को सवाल पूछनी हो वो हैंड रेज करेंगे। देखिए कोई है? हाँ करिए, सिद्दीकी आलम। हाँ हाँ सिद्दीकी जी बोलिए। सिद्दीकी जी आवाज आ रही है? हेलो मैडम। हाँ बोलिए। हवाई सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा, मतलब किया जाने वाला कार्य है मैडम, ये मुझे जी? समझ में नहीं आया। क्या? हवाई सर्वेक्षण द्वारा किया जाने वाला कार्य। देखिए, हवाई सर्वेक्षण का जो कार्य है वो मेनली है कंट्रोल पॉइंट, जो है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट तैयार स्थापित करना और अर्थो फोटोग्राफ का जो है वो तैयार करना। मतलब कि वो अपने टेक्निक के द्वारा एक छोटा सा जो है वो क्या बोलते हैं, वो प्लेन की सहायता, सैटेलाइट की सहायता से वो आपके जमीन का नक्शा तैयार करते हैं और उस नक्शा को तैयार करके और वो उसका प्लॉटिंग भी कुछ करके एरिया स्टेटमेंट देते हैं, वो आपको देते हैं। इसके बारे में हवाई सर्वेक्षण कैसे कार्य करती है, उसका टेक्निक कैसे काम करता है, ETS मशीन कैसे काम करता है, DGPS कैसे करता है, या फिर वो किस तरह से वो उस मानचित्र को तैयार करती है, इसका आपका एक स्पेशल क्लास है जो उसके स्पेशलिस्ट आएंगे, वो आपको उसके बारे में बताएंगे कि वो इस कार्य को कैसे करते हैं। तो मेनली जान लीजिए कि मानचित्र है, खेसरा है, उसके उनके द्वारा आधुनिक तौर पे दिया जाएगा, वर्तमान में जो है वो दिया जाएगा। और आपके पास विगत सर्वेक्षण का जो है मानचित्र रहेगा, डिटेल्स रहेगा, और उन दोनों को लीजिएगा आप और प्लॉट पे जाइएगा, जाके वास्तविक स्थिति आज के समय में क्या है उसको देखिएगा, तब तीनों को जो है उसको तुलना करिएगा, तीनों को जो है देखिएगा और जो सही होगा उसको उसके अनुसार आप किस्तवार करिएगा, उसी के अनुसार आप खेसरा तैयार करिएगा। चलिए आगे। और एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हेलो दुर्गा साहब। मैडम हाँ हाँ 50 से 60 गांव होता है मैडम, उसमें कानून का क्या दायित्व होगा या मैडम उसमें? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक शिविर में 50 से 60 गांव मतलब जैसे मतलब रहेगा, हाँ हाँ कानून का क्या दायित्व रहेगा मैडम, इसके बारे में थोड़ा। आपको जो है कानूनगो के जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, इसके बारे में एक क्लास लिया जा चुका है। लगता है आप उस क्लास के टाइम जो है बहुत ध्यान से नहीं सुने हैं या बहुत सीरियस नहीं हुए। तो आपको जो है 50-60 गांवों को मिलाकर एक शिविर तैयार करनी है। उस शिविर के जो है प्रभारी बंदोबस्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे
और 20 से 25 उसमें 2 कानूनगो होंगे। तो अगर 50 से 60 शिविर गांव मिलाकर एक शिविर है तो 2 कानूनगो होंगे, यानी कि एक कानूनगो को कम से कम 20 से 25 गांव मिलेंगे, फिर एक कानूनगो को 20 से 25 गांव मिलेंगे और प्रत्येक कानूनगो के अधीन 20 अमीन होंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद से इतना तो फिक्स है कि इतना होंगे। अब उसके अलावे अगर एरिया बहुत ज्यादा है ग्राम का तो आपको अतिरिक्त कानूनगो भी मिल सकते हैं, अतिरिक्त अमीन भी मिल सकते हैं और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त एएसओ को भी लगाया जा सकता है कार्य को करने के लिए। मैडम थैंक यू मैडम। चलिए, हाँ बोलिए दुर्गा जी, वो नेहा रानी बोलिए। आप म्यूट करिए, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। मैम ये छीट अराजी भूमि के संबंध में हम किस तरह कार्रवाई कर सकते हैं? छीट अराजी भूमि जो है आपका, एक गांव का जमीन जो है दूसरे भूमि पे कुछ हिस्सा पड़ जाता है तो वो उस दूसरे गांव के जो है उसमें वो उसी को दर्शाना है। एक ही व्यक्ति का वो जमीन रहेगा, जमीन जो है एक ही व्यक्ति का रहेगा, लेकिन वो जो है दूसरे गांव में चला गया है तो उसका अलग नंबरिंग होगा। जमीन उसी व्यक्ति का रहेगा लेकिन नंबरिंग अलग होगा। इस गांव मैम में खाता जो है संख्या अलग हो जाएगी या खाता फिर तो वही खेसरा? रहेगा, खाता अलग रहेगा, खेसरा अलग हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट। मैम एक सवाल और। हाँ मैम जैसे कि गर्ल्स को पोस्टिंग मिलेगी तो फिर पर्टिकुलर एक उनका गवर्नमेंट मिलेगा कुछ हेल्प? नहीं, आप सवाल पहले सही करिए। मैम गर्ल्स के लिए मतलब कि जैसे कुछ ऐसा होगा कि बेनिफिट होगा, कुछ मुश्किल नहीं बेनिफिट होगा उनके लिए? नहीं, हम फिर से आप सवाल सही करिए। आप पहले सवाल सही करिए तो हम उसका सही जवाब देंगे। मैम मतलब रहने के लिए घर या कुछ इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा? हाँ देखिए, अगर वहाँ सरकारी क्वार्टर, बहुत सारे अंचल में जो है सरकारी क्वार्टर होते हैं, तो अगर सरकारी क्वार्टर होंगे तो आपको हो सकता है मिल जाए, आप रह भी सकते हैं। नहीं तो फिर आप वहाँ पे जो है जो सरकारी कार्यालय होगा, जो शिविर कार्यालय होगा, वो जनरली सरकारी भवन में ही होगा। तो उसके अगल बगल बहुत सारे भवन होते हैं, हो सकता है आप वहां पे रहे, या फिर अगर आपको सुविधा हो तो आप क्या बोलते हैं, किराए के मकान में भी रह सकते हैं। अगर सरकारी क्वार्टर नहीं है रहने के लिए और आपको अकेले चुकी रहना है तो आप किराए के मकान में अपना पैसा देके रह सकती हैं। बाकी आपको तो टीम में काम करना है, वहाँ तो बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं, बीडीओ रहते हैं, सीओ रहते हैं, आपका जो है अनुमंडल है वहाँ पे एसडीओ रहते हैं, पुलिस फोर्स रहती है, थाना रहती है, इवन जहाँ भी ब्लॉक है, अंचल है, जो भी है वहाँ पे थाना भी एक रहता है, हॉस्पिटल भी रहता है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको कभी भी कुछ भी परेशानी हो आप थाना को बुला सकती है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप अपने मोबाइल में रखिएगा, तो कोई वैसा परेशानी नहीं होता है। और एज ए आप कानून को जाएंगे, एज ए ऑफिसर बन के जाएंगी तो अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से स्थापित करना पड़ता है, लोगों के बीच जो है काफी थोड़ी सी गंभीरता के साथ अपने काम को करना पड़ता है, तो कोई वैसी परेशानी नहीं होती है। फील्ड में आप एज ए कानूनगो जाइएगा, कोई उस तरह की परेशानी नहीं होती। और ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं तब कोई भी आपको कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचता है। अगर जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं या फिर कुछ पैसे का हेरफेर करते हैं या लेन देन करते हैं तो वैसे लोगों को रैयत भी जो है, वही रैयत आपको पैसा देंगे, पैसा दे के काम भी कराएंगे, आपको जी हुजूरी भी करेंगे और वही रैयत आपको आगे चल के फंसा भी देंगे। ठीक है, आजकल जो है निगरानी विभाग है, वैसे लोग जो है पैसा भी देते हैं, कहते हैं कि सर पैसा लेके मेरा कर दीजिए ना, सर मेरा खाता खोल दीजिए ना, और उधर निगरानी विभाग को भी जो है फोन लगाए रहते हैं। फिर अब ऐसी स्थिति में आएगी निगरानी विभाग और कुछ सोचेगी नहीं दाएं बाएं, सीधे आपका हाथ पकड़ेगी, पैसा थमाएगी, चलो चलो अब ससुराल चला जाए। ठीक है, तो इसलिए इसलिए आप अगर अपने आप में सही तरीके से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो रैयत भी आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत सम्मान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम कुमार सिंह यहाँ पे। शिवम कुमार जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार।
जी मैडम, बाकी क्लासेस में जैसे फॉलो कर रहे हैं तो कई तरह का टर्मिनोलॉजी आई, जैसे कि जमीनों का आप लोग ने बताया क्लासिफिकेशन, सरकारी का, हाँ हाँ निजी का। टर्मिनोलॉजी हाँ मैडम मुझको मेरे अपने दस्तावेजों में मिला है, हाँ हाँ जो अभी तक क्लासों में डिस्कस नहीं हुआ कहीं भी। हाँ हाँ। एक है खोरिश की भूमि, खोरिश, अच्छा और एक है जरपेशगी जमींदारी। हाँ, जरपेशगी तो वैसा है कि वो सब जमींदार के समय सब रहती थी। देखिए ये सब जमीन जो है ना, खोरिश है, खोरिश के बारे में मुझे मैं अभी मैं मैं 1953 के डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। 1953 में हमारा जो अपना दस्तावेज है उसमें जरपेशगी जमींदारी शब्द का उल्लेख है। हाँ हाँ, ऐसी ये सब शब्दावली जो है ऐसी भूमियों का पहले क्या से ही, मतलब, क्या क्लासिफिकेशन? ये सब देखिए क्या होता था ना कि जब जमींदारी उन्मूलन जब शुरू हुआ तो उस समय जो है जो जमींदार थे तो वो अपनी जमीन को बचाने के लिए कुछ कुछ नाम देना शुरू किए। बोले कि ये जो है आपका चौकीदार वाली जमीन है, चकराना जमीन है, गोरैती जमीन है, कुछ कुछ नाम देकर वो अपने जमीन को बचाना चाहते थे। ठीक है, सब उनके कब्जे की जमीन रहती थी लेकिन वो अतिरिक्त जमीन थी और सरकार को जमीन अपना जो है लेना था, रिटर्न जो है जमींदारों को करना था, सरकार को लेना था। तो जरपेशगी जो जमीन है वो एक अग्रिम राशि की जमीन होती थी। ठीक है, उसका मतलब होता है अग्रिम राशि जिसके लिए चुकता कर दिया गया हो, तो उस तरह की वो जमीन होती थी। चलिए नेक्स्ट। अभी अभी के रिकॉर्ड में अगर वो जरपेशगी आए तो माने क्या, वो किसका माने मालिकाना होगा? वो जरपेशगी है अगर वो जमींदारों के द्वारा रिटर्न किया गया है, उसका जो है लगान रसीद उस समय से कट रहा होगा। ठीक है, और उस पे सिर्फ जरपेशगी नहीं होता, उसमें और भी कुछ लिखा होगा कि किस तरह की जमीन है ना। जरपेशगी स्पेशली नहीं लिखा होगा, जमीन लिखा होगा कि गैर मजरूआ खास है, आम है, क्या है, इस तरह का जरूर कुछ ना कुछ उसका लिखा होगा। ये तो किस्म है कि जरपेशगी किस्म होता है, और भी उसका डिटेल्स लिखा होगा, उसके अनुसार आप देखेंगे, फिर उससे साक्ष्य मांगेंगे, दस्तावेज मांगेंगे, लाओ दिखाओ क्या और है। खोरिश की भूमि का विभाजन मैडम कैसे होगा? खोरिश मतलब मुझे जहां तक जानकारी है कि कोई स्त्री अगर उसके कोई संतान नहीं बचती थी तो वैसे हाँ हाँ, व्यक्ति को खोरिश दी जाती थी। तो खोरिश की भूमि माने बाद में घूम के उनके पटीदारों के पास आ जाती थी। देखिए ये सब निजी जमीन है ना, खोरिश वाली जो भूमि है, ये जी सब जो निजी है, जमीन, निजी हाँ हाँ, जमीन। ये सारी निजी जमीन है। तो मैम खाता खोलने के समय तो ये सब आएगा सामने ना कि वो व्यक्ति तो डिमाइज हो चुका है, तो उसमें देखेंगे ना कि जिसके नाम से खोरिश है। उसका जो है लीगल, उसके कौन है उत्तराधिकार, कौन है। ठीक है, उसका लीगल उत्तराधिकार कौन है ये देखेंगे। उसके अनुसार अब जैसे मुस्लिम में है उसका अलग लॉ चलता है, हिंदू में होगा उसका अलग नियम चलेगा, उसके अनुसार उस पे देखेंगे कि लीगल उत्तराधिकार कौन है। वो वंशावली भी बना के देंगे, उस वंशावली के आधार पे जो लीगल उसके होंगे उसके नाम से हम खाता खोलेंगे। है तो ये निजी जमीन, तो निजी आदमी के मतलब रैयत के नाम से ही ये खाता खुलेगा। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद मैम। आगे नेक्स्ट। अविन अविन कुमार बोलिए, अविन जी बोलिए। नवीन जी है तमिल। हेलो हाँ बोलिए अमीन जी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। क्या मैम आम गर्मजुर्वा में किसी प्रसून व्यक्ति का रास्ता सीओ के द्वारा मिल सकता है? गैरमजरुआ आम गर्मजुर्वा जमीन में किसी पर्सनल व्यक्ति का खास रास्ता मिल सकता है? रास्ता खास क्या होता है? रास्ता तो सबका जो है कॉमन होता है, और अगर किसी जैसे व्यक्ति, पर्सनल किसी व्यक्ति को मिल सकता है? सिर्फ पर्सनल कहने का क्या हुआ कि सिर्फ वही उस रोड से आएगा जाएगा और बाकी किसी को नहीं आने जाने देगा, ऐसा थोड़े होता है। नहीं जाने दिया जाता है, मिल नहीं, सकता गलत है। है, नहीं नहीं मिल सकता है। गैर मजरूआ आम है, और वो रास्ता है, तो उस पे सभी को आने जाने का अधिकार है, किसी एक विशेष व्यक्ति को आने जाने का अधिकार नहीं है। तो बोलता है कि हमारा सीओ द्वारा कागज बना दिया गया है, ऐसा इसमें हम बोलने किसी से को थोड़े जाने नहीं होता देंगे। है। आप भी कहिएगा कि इसी वो आपके द्वारा रास्ता बनाया गया, मेरा तो मकान ही कागज, मकान बना दिया गया, उसका कागज और मेरे पास है, तो बोलने से थोड़े होगा। कागज दिखाएगा, कहाँ दिखाया, दिखाएगा तब तो। कागज जो दिखाते हैं हमें ऐसा कुछ नहीं है, कि आम बना हुआ। रास्ता आम है, सड़क है, उस पे सबको आने जाने का अधिकार है, वो किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं हो सकता है।
तब है कि किसी का मकान होता है निजी जमीन पे और उसके घर से जस्ट सटा हुआ जो है आम है, गरमजरुआ आम है, और वो रास्ता रहता है तो लोग आते हैं जाते हैं और वो वहां पे अपना गाय बैल बांधेगा, नाद खुट्टा बना के रखेगा, तो उसको लगता है कि अब ये मेरा है, इस रोड से कोई आएंगे जाएंगे नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर सीओ के यहाँ आप आवेदन देते हैं कि ये इस सरकारी गरमजरुआ आम सड़क से आने जाने से रोकते हैं, तो वो वहाँ जो भी नाद खुट्टा रख के या जो भी गाय बैल बांध के, बकरी बांध के उसको अतिक्रमण किया होगा, तो वो उसको हटा सकते हैं, अतिक्रमण को खत्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछिए। हाँ, केशव कुमार जी। मैम ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग पूछना था मैम। हम लोग का ज्वाइनिंग 24 को होने वाला था मैम, तो हम लोग जहाँ पे थे मैम वहाँ पे सबने रिजाइन कर दिया है, तो मैम ना हमें वहां से मिलेगा कुछ ना यहाँ से मिलेगा कुछ। देखिए ज्वाइनिंग के बारे में तो अब वो विभाग ही बताएंगे, जो निदेशालय है जहाँ से। हमारा बात पहुँचा देते मैम वहां तक। आपकी बात पहुंच गई, आपने कहा और आपकी बात पहुंच गई, लेकिन अभी जो वीडियो क्लासेस चल रहे हैं, जो ट्रेनिंग क्लासेस चल रहे हैं, आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, थैंक यू। ठीक है, सुमन जी। सुमन वहाँ जी, बोलिए। हेलो। बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैडम, बोलना था ना कि जो मैंने असाइनमेंट सेकंड का जो है ना पीडीएफ बना के सेंड किया था, पर आज मैंने चेक किया तो रिसबमिट फिर उसमें आ रहा ऑप्शन, अभी तक मेरा मार्क्स नहीं आया। देखिए नहीं सबका जो है असाइनमेंट 2 का जो है, देखिए हाँ आपको हमको बतानी थी, जो भी आपको असाइनमेंट्स क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर आपको जो टाइम दिए हैं 11 बजे, तो 11:01 पे अगर आप सबमिट करते हैं तो वो लेट दिखाता है, ठीक है, कि आपने असाइनमेंट डन लेट किया। अगर 1 मिनट भी लेट होता है तो उसको यहाँ से 0 करके रिमार्क्स किया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखें, इसलिए कोशिश करिए कि कभी भी असाइनमेंट जो है समय के अंदर में ही सबमिट कर दे। इसके लिए अब ये आप बोलेंगे कि नेटवर्क नहीं था, तो ये नहीं था, वो नहीं था, वो सब कुछ नहीं है। जो टाइम आपको दिया जाता है पर्याप्त रहता है, उतने ही टाइम में आपको कोशिश करनी है कि सबमिट कर दे। दूसरी चीज, एक दिन पहले मैंने मैडम हाँ एक दिन पहले मैंने सेंड कर दिया था मैडम, आपको और बता आज रहे देख रहे हैं ना, आज चेक जी। नहीं, जब आप एक बार सबमिट कर देते हैं ना, तो फिर जो है वो आपको ऑप्शन वो दिखेगा कि रीसबमिट कीजिए या सबमिट करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मार्क्स मिल चुके हैं, आपको ऑलरेडी मार्क्स मिल चुके हैं, आपका कॉपी जांचा जा चुका है, आप रीसबमिट ना करें, रीसबमिट करिएगा तो फिर यहाँ से दोबारा आपको कोई जांच करके नहीं देगा, ठीक है। जो आपका इसीलिए मैंने नहीं किया मैडम। हाँ, वो रीसबमिट, मेरी बात सब लोग सुन रहे हैं ना, जो रीसबमिट है, जब भी आप करेंगे असाइनमेंट को, सबमिट एक बार कर दिए तो वो हो जाता है, उसके बाद से वो दिखता है रीसबमिट। आपको रीसबमिट नहीं करना, वो एक ही बार में हो जाता है। दूसरी बात, जब आपसे असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि अपने शब्दों में लिखे और 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो पूरा किताब ही छाप देते हैं। पूरा किताब छाप के आप हमें क्या पढ़ाना चाहते हैं? पूरा किताब छाप के आप हमें क्यों बताना चाह रहे हैं? आप कितना समझे हैं, उस प्रश्न से आपको यही जवाब देना है कि आपने कितना समझा, उसको अपने शब्द में लिखे। और 1 लाइन का आंसर रहता है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन का आंसर रहता है। उसका आंसर जो है लोग 6-6 पेज, एक पेज में दिए रहते हैं। दूसरी बात, एक आंसर के लिए 1 पीडीएफ तैयार करते हैं। 5 क्वेश्चन है तो कम से कम 8 पीडीएफ लोग भेज देते हैं, कोई जो है 10-10 पीडीएफ भेज देते हैं। एक ही पीडीएफ भेजिए, एक असाइनमेंट के लिए 1 पीडीएफ, और उसी में सारे क्वेश्चन आंसर जो है होने चाहिए। जिसको नहीं आते हैं वो कृपया करके दूसरे से पूछ ले, जान ले कि एक ही पीडीएफ में सबका आंसर कैसे दिया जाए। और एक क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 1 लाइन का आंसर होना चाहिए। 1 लाइन का आंसर वाला आपसे प्रश्न ही किया जाता है, लेकिन उसको भी आप लोग 2-2 पेज का, 4-4 पेज का दिया रहता है। इससे लगता है कि ये तो टोटली आप लोग किताब छाप दिए हैं, अपने मन से कुछ लिखे नहीं है, क्वेश्चन को समझे नहीं है। तो कृपया करके इस तरह से ना करें। और जो एक बार लेट करेंगे सबमिट, उनका 0 मार्क्स मिलेगा, तो वो फिर रीसबमिट ना करें, क्योंकि दोबारा रीसबमिट करने से कोई मार्क्स मिलने नहीं जाएगा। 0 है तो मीन्स 0 है। चलिए नेक्स्ट, और किसी को प्रश्न करने हैं? निशा जी पूछिए। हेलो।
हाँ निशा जी गुड पूछिए। आफ्टरनून मैम। हाँ गुड मैम आफ्टरनून। मुझे ये जानना था कि जैसे जिस भी प्लॉट का, जिस भी लैंड का हवाई हाँ सर्वेक्षण किया जाता है हाँ और जिस एरिया का, जिस किसी भी कुछ भाग का, उस लैंड के कुछ कुछ भाग का हाँ ओवरलैप आता है, तो वो ओवरलैप या क्या हमें हवाई सर्वेक्षण द्वारा दोबारा करके दिया जाएगा कि वो दोबारा ओवरलैप ना आए, या हम लोग प्लॉट पे जाके प्लॉट पे उसकी जाके, नापी हाँ करेंगे? प्लॉट पे जाके आप उसकी नापी करेंगे और जो उसको सही तैयार करेंगे और फिर उसको संशोधित करके फिर आप हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को दे देंगे। ठीक, थैंक यू मैम। जी जी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेहलता जी। स्नेहलता जी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए यस बोलिए। मैम, जब रैयत अपनी भूमि का उद्घोषणा करता है तो उसके बाद कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर एक परिवार है, एक पिता है, उसके 3-4 पुत्र होते हैं, हाँ जैसे कोई पुत्र बाहर रह रहा हो या विदेश में रह रहा हो और उस कंडीशन बीच में बाई चांस उनके फादर की डेथ हो चुकी होती है, बंटवारा नहीं होता है, हाँ तो कई बार जो आपस के जो 2-3 भाई होते हैं वो उनको जब इस तरह सर्वेक्षण होता है तो उस कंडीशन में जो बाहर रह रहा है उन्हें बिना बताए, बिना नॉलेज दिए ही वो अपने में ही उस चीजों का सारा, जैसे जो हम वंशा तैयार करेंगे, आपके प्रश्न को हम समझ गए। इसीलिए तो वंशावली तैयार की जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि आप वहाँ के मुखिया को, हारे हुए मुखिया को, जीते हुए सरपंच को, हारे हुए सरपंच को आप उनके पास जाएंगे और उसके बारे में पूछेंगे, वो लोग आपको सही सही बताएंगे। सिर्फ जीते हुए मुखिया के पास जाइएगा तो जो उसको वोट दिया रहेगा वो उसी का नाम बताएगा। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि हारे हुए मुखिया पास, हारे हुए सरपंच है, इन लोग के पास जाइए। जो वहाँ के मुख्य अभिधारी है, रैयत है, जो मेन व्यक्ति है, बुजुर्ग आदमी है, जो वहाँ के हर चीज जानते हैं, वो जब आप फील्ड में जाइएगा ना, वो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे, मिलने आपसे आएंगे, कहेंगे कि मैडम हम आपसे मिलने आए थे, बस ऐसे ही सुने कि आप लोग सर्वेक्षण कार्य शुरू की है तो हम सोचे मिल ले। वो लोग आपके पास निश्चित रूप से आएंगे और आपको गांव के बारे में बताएंगे कि मैडम उनसे आप पूछिएगा कि अच्छा बताइए किधर किधर सरकारी जमीन है तो वो बता देगा, किधर जो है दियरा जमीन है वो भी वो बता देगा। अच्छा उसी के बारे में अगर उसी से पूछेगा कि ये वंशावली देखिए इस व्यक्ति का है, इसका डिटेल्स जो है, इसके 4 पुत्र है कि 3 पुत्र है, वो सब बता देगा आपको। जो मुखिया है, सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, वो लोग सब बता देंगे। उन लोग से आपको एक बार जरूर जो है आम सभा में एएसओ जो है जाएंगे और वो आम सभा में इसको पारित करेंगे। ये सब जो है ग्रामीणों के बीच बैठ के ही करना है। इससे क्या होगा कि कोई भाई छूट नहीं पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है बेटियों का नाम छोड़ देते हैं, बहन का नाम छोड़ देते हैं। जनरली बेटियों को या बहनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी नाम दिए रहेंगे तो सही रहता है, तो उन लोग का भी डिटेल्स पता चल जाएगा। ठीक है, इसका लेकिन क्या बाद में इसका सत्यापन जैसे होता है ना कि बाद में अपना प्रमाण पत्र जो भी रैयत देते हैं, हाँ जो भी वो वारिश होते हैं जमीन के, तो अपने जो प्रमाण पत्र देते हैं, तो जो बाहर रहने से तो पता ही नहीं है कि हाँ ऐसा कोई सर्वेक्षण हो रहा है या कुछ भी है, तो उस कंडीशन में उनका क्या प्रमाण पत्र बिना लिए ही हम वंशावली में डाल देंगे? जो वंशावली आप तैयार करेंगी उसमें क्या होता है कि खतियानी रैयत का नाम होता है, और खतियानी रैयत तो वो जो 4 भाई है वो तो है नहीं, जो उनके पिताजी है वो है, या फिर जो उनके दादाजी है वो है। ठीक है, तो आप वंशावली दादा के नाम से शुरू करिएगा, दादा के कितने पुत्र थे वो लिखिएगा, उनके कितने पुत्र थे वो लिखिएगा, तो वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएंगे। जो प्रेजेंट में जो रैयत होंगे, जो 2 भाई होंगे, 1 भाई बाहर होगा, तो वो जब बनाएगा तो वो अपने पिता से ही ना उठाएगा या अपने दादा के नाम से वो रैयत उठाएगा वंशावली। तो उसमें जब वो उठाएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि कितने भाई है, किसको छोड़ा नहीं छोड़ा। फिर आप उसको लेके जनप्रतिनिधि के पास जाइएगा तो बताएंगे अच्छा इनके दादाजी के 4 पुत्र थे, उन चारों के जो है प्रत्येक के 2-2 पुत्र थे, 3-3 पुत्रियां थी, वो सब बता देंगे। फिर उसके आधार पे जो व्यक्ति बाहर रह रहा है उसका भी नाम आपको पता चल जाएगा। और आप ये कोशिश करेंगी, जो जनप्रतिनिधि है, जो वहाँ के लोग हैं, उनसे कहिएगा कि कृपया करके उनको खबर दीजिए कि यहाँ पे सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो रहा है, उनको भी ये चीज बता दीजिएगा।
ठीक है, जो भी आप वंशावली, जब आपको वो अपना सर्वेक्षण के समय वो अपना खाता खेसरा क्या बोलते हैं, जब वो कागज देगा, दस्तावेज देगा, तो चूंकि उस उनके नाम पे तो वो जमीन अभी रहेगा नहीं, वो जमीन तो उनके पिता के नाम से है। जी। तो आप जब पिता के नाम से जमीन है और जब वंशावली आप बना लीजिएगा, दूसरे प्रतिनिधि से पूछ के कि अच्छा इनके 4 पुत्र हैं, ये लोग तो 2 ही का नाम बता रहे थे लेकिन 4 पुत्र है, तब चारों का जो शेयर होगा वो आप चारों के शेयर के अनुसार उसको बना दीजिएगा, तैयार कर दीजिएगा। ये तो आप ही लोग का पावर है, एसओ का पावर है, कानूनगो को रैयती मामलों में पावर है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलिए गुंजन जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैडम, मेरा प्रश्न है हाँ कि यदि हम लोग सर्वे कर रहे हैं हाँ और हाँ उसके दौरान अगर कोई आदमी है हाँ वो जबरदस्ती या फिर जैसे होता है ना, ये पावरफुल आदमी हो, ठीक है, हाँ हाँ बोलेगा कि कोई गलत काम हो, उसको बोलेगा कि हमको सही करके दो, ऐसा करके दो, अब मंत्री का आदमी है तो उस समय हम क्या करेंगे? हाँ, तो आप बोलिएगा कि देखिए आप मंत्री के आदमी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत खुशी की बात है कि आप मेरे यहाँ आए हैं, आइए चाय पीजिए, चाय पिलाइए, पानी पिलाइए, ठीक है, पूछिए क्या काम है। अगर वो कहते हैं कुछ गलत काम कहते हैं कि नहीं इसको कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो बोले ठीक है, हम जो हमारा साक्ष्य है, जो दस्तावेज है वो आप दे दीजिए, हम उसके अनुसार काम कर देंगे, क्योंकि ये तो हमारे स्तर से जो भी काम होगा हमको उसके साथ दस्तावेज अटैच करना रहता है, तो वो हम जी। करेंगे। ठीक है, आप उनको जो है एकदम ये नहीं कि एकदम छिड़क दे, भगा दे, इस तरह से नहीं। अगर वो आए हैं तो उनको बोलिए अच्छा ठीक है आप बैठिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, और कहिए कि ठीक है आपको जो काम है आप उससे संबंधित दस्तावेज दे दीजिए, हम उसका काम देख लेते हैं, कर लेते हैं, और जो सही हो वही आप करेंगे। सही अगर आप करिएगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, उस समय वो गुस्सा के चला जाए, लेकिन उसको लगेगा कि नहीं है कानूनगो साहब बहुत ईमानदार, काम तो ये सही करते, भले जो भी हो। अगर गलत करिएगा, एक आदमी का जो है पैरवी सुनिएगा और उसका गलत कर दीजिएगा, दूसरे का नहीं सुनिएगा, तब तो वो भी आपको सुना देगा। इसीलिए ईमानदारी से काम करिएगा तो वो लोग भी कद्र करेंगे, इज्जत करेंगे। जी, मैं दूसरा प्रश्न है मेरा कि हाँ हमने असाइनमेंट 2 दिया था, हाँ हाँ तो पता नहीं एकदम पूरा नीटली एकदम अच्छा से हम लिखे हैं, पूरा करेक्ट आंसर है, फिर भी मेरा हाँ 60 नंबर दिया गया है। 60 नंबर दिया गया, कुछ ना कुछ आप गलत किए होंगे, कुछ कोई ना गलती कुछ नहीं जो है। मैडम, कोई नहीं अब ये कुछ आप गलती कैसे नहीं है, कह सकते कि कोई यहाँ पे एग्जामिन क्योंकि हम बैठा मिला है, वो देख रहा है, नहीं, पढ़ रहा है, नहीं एक मैडम, एक हम कुछ हर लोग तो पॉइंट को है हम जो मिला कि के देखे हैं। असाइनमेंट दिए हैं, असाइनमेंट भेज दिए हैं, पर असाइनमेंट में जी जी कुछ लिखा ही नहीं है, उन्होंने सबमिट कर दिया। अगर उसको बिना देखे अगर कोई करता, बिना जांच के, तो उसको भी अंधाधुंध 60 नंबर 40 नंबर जो भी है दे दिया जाता। लेकिन यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, देखा जाता है, कहीं ना कुछ गलती टेक्निकली। देखिए क्वेश्चन आपका एक लाइन का आंसर है, अगर एक लाइन का आंसर है और उस चीज को अगर आप थोड़ा भी गलत लिखे, 10 पेज में ही लिख के क्यों ना भेजे हो, लेकिन जो फैक्ट होना चाहिए वो चीज आप लिख के ना भेजे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक नहीं लाइन का मैडम, आंसर है तो मैडम एक लाइन का दे। मैडम सेम आंसर जो है ना, कोई और एक मेरा फ्रेंड है वो भी दिया था, लेकिन उसका जो है 90 नंबर है और मेरा 60 नंबर है, ऐसा सेम। हो ही नहीं सकता 90 और 60 का डिफरेंस हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप जो है आप अपने कमेंट्स में कर दीजिए जो उसमें कमेंट्स में कई बार किए हैं मैडम। हाँ ठीक है, उसको देख लेंगे, जो एग्जामिन है उसको देख लेंगे। ठीक है, ठीक नेक्स्ट। हाँ बोलिए मनोरंजन जी, बोलिए। हेलो, हाँ मनोरंजन जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट करिए, अपने तरफ से अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए, आप अपने मोबाइल से जो है अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगता है सब लोग बहुत पढ़े हैं, सब लोग समझ गए, किसी को कोई प्रश्न नहीं है, कोई संशय नहीं। कौन है, बोलिए। हाँ बोलिए अमजद जी, बोलिए। अमजद जी आप अपने मोबाइल से अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। जी, ये गैर मजरूआ जो जमीन होता है, बहुत सारे देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में भी जैसे है, तो गड्ढा है उसमें कोई और है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हमारे नाम पे है, तो उसके और गैर मजरूआ जमीन और जो है कि हमारे तरफ देखा हूँ जैसे रास्ता निकला है, तो रास्ता है तो वो तो सब आम पब्लिक भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ जो गैर मजरूआ जमीन है
इसको हम कैसे ये करेंगे? देखिए, गर्मजरुआ जो है वो 2 तरह का होता है, आपको पहले ही बताया। एक होता है खास, एक होता है आम। आम जी जो जी है, आम सार्वजनिक भूमि होती है, उस पे सभी लोगों का जो है एक साथ उस पे उसका उपयोग करने का अधिकार होता है। और उपयोग करने का मतलब ये नहीं कि उस पे वो अस्थायी कोई स्ट्रक्चर तैयार कर दे। उसका मतलब होता है वो सड़क होता है, कोई बाजार होती है जहां वो बाजार लगा सकते हैं। अब होता है खास। खास जमीन क्या है? वो किसी का पर्सनल तो होता है, सभी के जैसे लिए। कि बहुत पहले कोई उस मकान पे किसी को कलेक्टर ने दे दिया हो, या फिर जो जमींदार थे वो लोग जो है उस जमीन पे उसको बसने दे दिए थे, खास गर्मजरुआ खास में। तो वैसे लोग का खाता जो है कागज के अनुसार, साक्ष्य के अनुसार खोला जा सकता है कितने साल से वो वहां रह रहे हैं। अब है गड्ढा है। गड्ढा है यानी कि पहले वो तालाब होगा या पोखरा जी होगा, जी यानी कि वो सबके उपयोग का होगा, वो उस व्यक्ति का पर्सनल नहीं होगा। तब है कि उसके घर के सामने है तो वो धीरे धीरे, चूंकि तालाब है, पोखरा है, वो भरते भरते भर जाता है। ऊपर से वो लोग भी और माटी टाली लाकर भर देते हैं, उसको प्लेन करा लिए, उस पे अपना एक मकान स्ट्रक्चर तैयार कर लिए। तो ऐसे मामले में जो है अतिक्रमणवाद चलता है, अंचलाधिकारी के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है। लेकिन जब आप सर्वे करने जाएंगे तो उसका गर्मजरुआ खास है या आम है जो है वही खाता खोलेंगे, ना कि उस व्यक्ति के नाम से खाता खोलेंगे। चलिए ओके नेक्स्ट। थैंक यू। हाँ ओके राकेश मैम, जी। एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी मैम। हाँ, हाँ पूछिए। हेलो हाँ पूछिए। जी, बीटी एक्ट के रैयत क्या है? इसका मतलब हम नहीं समझे। देखिए, बीटी जब एक्ट रैयत रैयत का जो है क्या है? ना, जी जमींदारों के समय रैयत की परिभाषा थी, उनके जो कार्य थे, उनका जो अधिकार था, वो जब बीटी एक्ट आया 1885 में, तो उस समय रैयतों को परिभाषित किया गया कि किस तरह के लोगों को रैयत माना जाए। प्राचीन काल में क्या था, लोग जो है जमीन पे खेती करते थे और उन्हीं का अधिकार होता था। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो वो क्या किए, जमीन के मालिक हो गए, रैयत को जो है बेदखल किया, बोले कि उन्हीं का जमीन, वही खेती करते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि अब तुम लोग मुझे लगान दोगे, रेंट दोगे, मैं इसका मालिक हूँ। तो इस तरह से रैयत का जो है परिभाषा बदला। तो 1885 में भी रैयत का जो परिभाषा बदला, उसमें बहुत बारीकी है। रैयत है, दर रैयत है, काश्तकार है। तो रैयत मतलब जो भूमि पे जो है खेती करता था, कृषि करता था और लगान देता था। ठीक है। हाँ ओके शत्रुघ्न जी पूछिए। थैंक यू मैम। मैम हेलो। हाँ हेलो पूछिए। मैम राकेश। हाँ हाँ जैसे बोलिए। कि खास गैर मजरूआ खास जो जमीन है, हेलो हाँ हाँ। जैसे हेलो वो जमीन तो जिसके लिए दिया हुआ है वो अपने पास रख सकता है, वो किसी और को तो रजिस्ट्री नहीं कर सकता, किसी और को तो नहीं बेच सकता। गर्मजरुआ खास जमीन है और बंदोबस्त किया हुआ है, तो वो किसी को बेच नहीं सकता है, किसी को दान नहीं दे सकता है, कोई रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस जमीन का उपभोग कर सकता है। मैम जैसे कि बहुत जगह पे ये देखा जाता है कि वो जमीन जो है किसी थर्ड पार्टी को जो है बेच भी दिया, थर्ड पार्टी वहां पे जो है घर तो भी वो बना लिया। नहीं नहीं, वो गलत है। आप जाएंगे तो उससे साक्ष्य मांगेंगे। आपको तो पहले इसीलिए तो बोला गया कि आपको अंचल कार्यालय से गर्मजरुआ का लिस्ट ले लेना है, खास हो या आम हो। वो लिस्ट अगर आपके पास रहेगा, और जब वो व्यक्ति स्वघोषणा में भर के देगा कि गर्मजरुआ खास मेरा जमीन है, तो आप उसका मिलान करेंगे, उस खाता खेसरा का मिलान करेंगे, तब आप पकड़ेंगे कि यार ये तो गर्मजरुआ खास है। तब उससे मांगेंगे कि तुम्हारा इस मकान पे किस अधिकार से रह रहे हो। अगर वो दिखाएगा दाखिल खारिज का कागज या शुद्धि पत्र या रसीद, तो वो गलत है। दाखिल खारिज नामांतरण से तो होता ही नहीं है। आपको गर्मजरुआ जब भी होगा तो वो बंदोबस्त का पर्चा दिखाएगा, कागज दिखाएगा जिस पर अंचलाधिकारी का साइन होगा। ठीक है। तो आप इस तरह से उसको पकड़ सकते हैं। बंदोबस्त का है तो जिसके नाम से बंदोबस्त हुआ है उसी के नाम से खाता खुलेगा और गर्मजरुआ उसमें दर्ज भी होगा। बाकी जो कब्जा कर लिया है उसका नाम हम नहीं लिखेंगे। ठीक। मैम एक और सवाल था, जैसे कि एक जो है गर्मजरुआ आम जो है, जैसे कि जो रास्ता आम रास्ता सार्वजनिक रास्ता के लिए होता है, क्या उस रास्ते का जो है किसी का घर बनाने के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उसको आवंटित कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं कर सकते हैं। गर्मजरुआ आम जमीन है और रास्ता है, तो उस पे किसी को मकान बनाने का अधिकार नहीं है। और गर्मजरुआ अगर ऐसा हुआ है मैम, जैसे कि एक मतलब हम पेपर में पढ़े थे कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में कोई लेडीज थी, वो काम करती थी और उनका जो है
जब घर वगैरह नहीं था तो वो एक जमीन देखी और वो जो कि सार्वजनिक रास्ता था उस रास्ते को जो है उन्होंने आवंटित कर दिया, उसका पेपर वगैरह डीएम साहब की तरफ से बना हुआ है और वहाँ घर भी बन गया। ठीक है, अगर वो सार्वजनिक रास्ता था और वर्तमान में उसका स्वरूप बदल गया था, गरमजरुआ आम जमीन का भी जो है क्या ऑलरेडी वहाँ पे रास्ता है, उस रास्ते को संक्रमित मतलब जैसे कि संकरित कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। हाँ एग्जैक्टली वही बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि गरमजरुआ आम जमीन में क्या होगा, अगर वो जमीन रास्ता था और रास्ते के बाद से वर्तमान में उसका चूंकि स्वरूप बदल गया, वहाँ रास्ता न रह के लोग उस पर धीरे धीरे कब्जा कर लिए, बहुत कम जमीन बचा है, तो वैसे जमीन का जो है राजस्व बोर्ड के तहत जो है एक कमेटी गठित होती है और उसका जो है अंचलाधिकारी अनुशंसा करके भेजते हैं जिला पदाधिकारी को, फिर जिला पदाधिकारी अनुशंसा करके कमेटी को भेजते हैं, वहाँ जो सदस्य बैठते हैं वो लोग उसके बारे में देखते हैं, उसका जो है पूरा डिटेल्स लेते हैं, तब उस पर निर्णय लिया जाता है कि ये किसी को बंदोबस्त किया जाए या नहीं। लेकिन ये तभी होता है जब उसका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल गया हो और वो सार्वजनिक उपयोग में न हो, तब है ऐसे कंडीशन में, लेकिन ये बहुत कम है, रेयर केसेस में है। जवाहरलाल जी पूछिए। मैम एक जैसे कि इस पे एक डाउट था, ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि इस चीज को जो आप बोली पेपर वर्क जो है करके दे दिया गया कि जो है पेपर में कि नहीं ये यहाँ पे जो है यूज में आ गया और यहाँ पे संक्रमण मतलब संकरा हो गया है और इस चीज को हम दे सकते हैं किसी को जो कि है नहीं वास्तविक, ऐसा करके दे दिया गया हो, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या आपके बात नहीं क्या बोले? यथावत जो स्थल है वहाँ पे जो है वो स्थिति नहीं है, लेकिन पेपर में वो स्थिति दर्शा दिया गया कि जो है नहीं यहाँ पे इसको देने का जमीन है, हम इसको दे दिए, यहाँ पे देने की स्थिति आ गई है, यहाँ पे चारों तरफ जो है ऐसा नहीं है कि इसका यूज किया जाए, लेकिन स्थल पे उसका यूज करने का है। समझ रही है मैम? हाँ अब देखिए, अब जो पेपर में अगर कर दिया गया है वहाँ पे अंचलाधिकारी की साइन है, वहाँ पे समाहर्ता की साइन है और जो है उसको जो है मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली है, तो ऐसा नहीं है उसको ऐसे ही कर दिया गया होगा, काफी उसका जो है खोजबीन किया होगा, उसका पूरी जांच पड़ताल की हो गई, उसमें जो है अमीन का, कर्मचारी का, एसओ का, क्या बोलते सीओ का, सबका जो है उस पे उनका अनुशंसा रहता है, उनकी मंत्रणा उस पे रहती है, रिपोर्टिंग रहती है, तो इतने सारे लोग अगर वो उस चीज को कह रहे हैं कि नहीं ये जो है अब इसका स्वरूप बदल गया, अब इसको जो है बंदोबस्त किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो सही होगा, और इससे अब इसमें और क्या कह सकते हैं। जी मैम सही। हाँ नेक्स्ट